नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान अमेरिका की गर्दन तक पहुंच चुका है। अब आप सोचेंगे कि ईरान और अमेरिका की दूरी तो बहुत ज्यादा है, तो फिर ईरान अमेरिका की गर्दन तक कैसे पहुंच गया? तो क्या ईरान ने अमेरिका को उसी अंदाज में घेरा है जिस अंदाज में अमेरिका ने ईरान को होर्मुज में घेरा? और ये जो बिसात बिछाई गई है, ये अमेरिका के पड़ोस तक बिछा दी गई है। तो इसके लिए आपको चलना होगा क्यूबा। ईरान का नया मोहरा है क्यूबा, जिसकी दूरी अमेरिका से हजारों किलोमीटर नहीं है जैसे ईरान। अमेरिका से क्यूबा की दूरी महज 144 किलोमीटर है। और इधर ईरान ने ट्रंप और अमेरिकी सेना को होर्मुज में उलझाकर चुपके चुपके क्यूबा में दाखिल हो गया और अमेरिका को निशाना बनाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग भी बना ली। क्यूबा साल 2023 से ही रूस और ईरान से विध्वंसक और घातक ड्रोन की खेप ले रहा था, लेकिन अब इन ड्रोन्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्यूबा के जरिए क्या टारगेट अचीव करना चाहता है ईरान अमेरिका में? क्योंकि आपको याद होगा कि क्यूबा को लेकर लगातार ट्रंप धमकी देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि क्यूबा में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है और क्यूबा को कब्जा में लेना बहुत जरूरी है। क्यूबा पर हमले की बात कर चुके हैं और यह बात क्यूबा अच्छी तरीके से जानता है। जिस दिन ईरान जंग से अमेरिका निकला, अगला निशाना क्यूबा होगा और इसलिए क्यूबा ने ईरान और रशिया के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है और अमेरिका के दहलीज तक, या यूं कहिए अमेरिकी सीमा तक पहुंच चुका है ईरान। कैसे, आपको बताएंगे और इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके लिए चर्चा करेंगे। अमेरिका मिडिल ईस्ट की आग में उलझा रहा, होर्मुज में फंसा रहा और ईरान दबे पांव धीरे धीरे अमेरिकी बॉर्डर तक पहुंच गया। यह एक ऐसी खबर है जो शायद आप तक ना पहुंची हो, लेकिन यह प्लानिंग बहुत गहरी है, जिसके मास्टरमाइंड राष्ट्रपति पुतिन बताए जाते हैं और इस प्लानिंग ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप खौफ के साए में है। ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसने अमेरिका के सबसे बड़े डर को जिंदा कर दिया है। अमेरिका, जिसके बारे में यह बात आप जानते हैं कि अमेरिका ने कोई भी लड़ाई अपनी जमीन पर नहीं लड़ी, सिर्फ सिविल वॉर को छोड़कर। दुनिया की जितनी लड़ाइयां हैं वो अमेरिका उन देशों के घर में घुसकर लड़ता रहा है, मसलन ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम, बहुत नाम है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी सीमा के करीब एक ऐसा दुश्मन पहुंचा है जिसके पहुंचने की बात तो दूर, वहां तक सोचने की भी गुंजाइश जीरो थी, शून्य थी। अमेरिका की नाक के नीचे महज 144 किलोमीटर दूर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जो वॉशिंगटन को हिला गया। ईरान ने अमेरिका के अंदाज में अमेरिका को उसी के घर में घेरने के लिए बिसात बिछा दी और इस जंगी शतरंज में ईरान का मोहरा बना क्यूबा। एक्सियोस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खुलासा क्या है, आइए आपको बताते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट यह बताती है कि अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा को लेकर ईरान ने बहुत तगड़ी प्लानिंग की। क्यूबा ने ईरान से 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन लिए हैं और अमेरिका के ग्वांतानामो सैन्य अड्डे, नौसेना के जहाजों पर हमले का प्लान और फ्लोरिडा की की वेस्ट जैसे इलाकों पर हमले के लिए क्यूबा तैयार है। और क्यूबा को तैयार करने के पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि क्यूबा ईरान के सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, वही ड्रोन जिसने अमेरिका को लाखों करोड़ों डॉलर का झटका दिया ईरान के इस लड़ाई में। और क्यूबा उसी रास्ते पर चलते हुए अमेरिका के महंगे हथियारों को जमींदोज करने की तैयारी में है, क्योंकि क्यूबा जानता है कि जिस दिन ईरान से अमेरिका निकला, अगला नंबर क्यूबा का होगा। और क्यूबा को ईरान मजबूत कर रहा है। यहां तक कि कहते हैं क्यूबा में ईरानी सैन्य सलाहकार भी पहुंच चुके हैं कि अमेरिका को कैसे हराया जा सकता है।
अमेरिकी सेना को कैसे चुनौती दी जा सकती है। और यह बहुत बड़ी स्टडी की बात है। जो काम ईरान ने किया है उसे पूरी दुनिया में स्टडी किया जा रहा है कि एक कमजोर मुल्क जिसके पास खर्च करने के लिए मुकम्मल पैसे तक नहीं है, उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को होर्मुज की खाड़ी में कैसे डुबो दिया। और वही थियोरी अप्लाई कर रहा है क्यूबा और मदद कर रहा है ईरान, यानी ठीक अमेरिका की बॉर्डर पर। जिस तरह अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के चारों तरफ अपने मिलिट्री बेस बनाकर उसे घेरा, ठीक उसी अंदाज में ईरान ने अमेरिका के बैकयार्ड यानी कि क्यूबा में एंट्री मारी और रच दी प्लानिंग अमेरिका के खिलाफ क्यूबा को मजबूत करने के लिए। अब जरा ईरान का ये जंगी शतरंज जो है क्यूबा के रास्ते, वो भी समझिए। पहले इस मैप को देखते हैं। यह है क्यूबा और क्यूबा से लोकेशन आप देख लीजिए। क्यूबा से अगर आप लोकेशन देखेंगे तो मायामी का लोकेशन सिर्फ 380 किलोमीटर पर है। 1 घंटा 15 मिनट एरियल रूट से दूरी है, यानी कोई भी ड्रोन जो 300-400 किलोमीटर तक मार कर सकती है उसका इस्तेमाल क्यूबा मायामी पर अटैक करने के लिए कर सकता है। इसी तरह से अलग अलग इलाकों की अब जो इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे ह्यूस्टन है, तो कोई भी ड्रोन जो 1500 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखता है वो ड्रोन ह्यूस्टन पहुंच सकता है लगभग 2.5 घंटे में। इसी तरह से अगर हथियारों की बात की जाए तो ईरान के पास वो हथियार मौजूद हैं जो 3000-4000 किलोमीटर की रेंज को आसानी से निशाना बना सकते हैं। मसलन वॉशिंगटन डीसी 1800 किलोमीटर, शिकागो 2334 किलोमीटर और लॉस एंजल्स जो थोड़ा दूर है 4000 किलोमीटर के आसपास। इन जगहों को ड्रोन से दहलाया जा सकता है। इसके अलावा इस इलाके में कई ऐसे लोकेशन हैं जहां पर आसानी से क्यूबा ड्रोन्स दाग सकता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि क्यूबा की जद में अमेरिका के कौन कौन से इलाके हैं और खेल की शुरुआत होती है समंदर के सबसे खतरनाक रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। ईरान ने बड़ी चालाकी से अमेरिकी सेना और ट्रंप को होर्मुज में उलझाए रखा और वो क्यूबा के हथियार जखीरे को फुल करता रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सोचती रह गई कि ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसों को निशाना बनाएगा, लेकिन तेहरान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। तेहरान ने वॉशिंगटन की कमजोर नस दबा दी, क्यूबा में एंट्री कर गया। ट्रंप जब मिडिल ईस्ट की बिसात को समझ रहे थे तब ईरान ने चाल बदल दी। होर्मुज में अमेरिका को फंसाकर ईरान ने चुपचाप अटलांटिक महासागर के पार नई फ्रंटलाइन तैयार कर ली, वो भी क्यूबा की मदद से। क्यूबा कैसे ईरान की इस खतरनाक प्लानिंग में साथ दे रहा है यह भी देख लीजिए। क्यूबा 2023 से रूस और ईरान से हमलावर ड्रोन्स खरीद रहा है। क्यूबा के कई अहम ठिकानों पर यह ड्रोन्स तैनात किए जा चुके हैं। आईआरजीसी के कई कमांडर्स इस वक्त क्यूबा में हैं। इसके अलावा क्यूबा ने आज की तारीख में रूस से और ज्यादा ड्रोन और सैन्य उपकरणों की मांग की है और क्यूबा वही थ्योरी अप्लाई कर रहा है, वही रणनीति अप्लाई कर रहा है जो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए, अमेरिका को हराने के लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किया। क्योंकि क्यूबा को पता है डोनाल्ड ट्रंप कभी भी क्यूबा की तरफ बढ़ सकते हैं और क्यूबा ऐसे ही हाथ उठाकर सरेंडर करने वालों में से नहीं है। क्यूबा और अमेरिका के बीच सिर्फ 144 किलोमीटर का फासला है और अमेरिका के साथ दशकों पुराना तनाव, यानी क्यूबा ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों के लिए महज कुछ मिनटों का सफर। क्यूबा में बैठकर ईरान अब अमेरिका के मायामी, फ्लोरिडा जैसे प्रमुख शहरों में आसानी से निशाना साध सकता है, वो भी क्यूबा के कंधे पर हथियार रखकर। और ये अमेरिका के डिफेंस शील्ड पैट्रियट के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रंप को डर सता रहा है कि ईरान किसी भी पल अमेरिका पर सीधा अटैक कर सकता है वाया क्यूबा। अब तक अमेरिका दुनिया भर में लड़ता था, लेकिन पहली बार लड़ाई अमेरिकी जमीन तक पहुंचती दिख रही है। क्योंकि अमेरिका ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, ये लड़ाइयां उनके घर से हजारों मील दूर लड़ी गई हैं। लेकिन अब ईरान ने इस युद्ध को अमेरिका के घर तक पहुंचा दिया है। अगर क्यूबा से एक भी आत्मघाती ड्रोन उड़ता है तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती की बात होगी। और ईरान के इस प्लान से अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। पड़ोसी देश क्यूबा के पास
विध्वंसक हथियार हैं जिससे अमेरिका के लिए चिंता बढ़ रही है। क्यूबा की सैन्य गतिविधियां अमेरिका के लिए संवेदनशील हैं। वैसे क्यूबा फिलहाल हमले की योजना नहीं बना रहा है, लेकिन क्यूबा यह भी कह रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम ईरान का रास्ता अपनाएंगे। वैसे कहते हैं क्यूबा अभी बड़ा सैन्य खतरा नहीं है जितना 1962 के समय हुआ करता था, लेकिन क्यूबा इतना कमजोर भी नहीं है। और अगर ईरान की थ्योरी को क्यूबा अप्लाई कर रहा है तो यह अमेरिका के लिए बहुत टेंशन की बात है। और चेरी ऑन द टॉप, पीछे रूस का सपोर्ट भी है। अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए क्यूबा ईरान के रास्ते चल पड़ा है। ईरानी और रूसी हथियारों को हासिल करने में पूरी ताकत लगा रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन तक ईरान अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो क्या क्यूबा ईरान के रास्ते पर है? और अगर अमेरिका क्यूबा पर हमला करता है तो अमेरिका खुद इस खतरे की जद में होगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सुधाकर जी। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं मेजर जनरल सुधाकर जी से लेना चाहूंगा। ये क्यूबा और अमेरिका की जो कहानी है, ये 36 का आंकड़ा है कैसे? और दूसरा ये कि क्या क्यूबा ईरान के रास्ते पर है ईरानी हथियारों के साथ? सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया, और मेरे साथ जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं, और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में काफ़ी हद तक आपने मोर और लेस इम्पोर्टेंट इश्यूज को कवर कर चुके हैं। क्यूबा एक ऐसा पड़ोस देश है जो आप बैकयार्ड मान के चल सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कुछ घटनाएं पहले भी हो चुके हैं। मोटा मोटा बिंदुस को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी रेलेवेंस निकलेंगे आपके सवाल जवाब देने के लिए। सबसे पहला चीज है कि एक क्यूबा के साथ अमेरिका का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, प्लाट एग्रीमेंट बोलते हैं, 1903, और 1934 को ये इसको रिवोक किया गया था। ये प्लाट एग्रीमेंट में काफ़ी सारे क्लॉजेस थे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लॉज था कि अमेरिका इज एंटाइटल्ड टू कैरी आउट इंटरवेंशन वेनेवर वेनेवर जब उनको ये एहसास होता है कि क्यूबा के अंदर कोई भी एक्टिविटी होता है जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के बरखिलाफ हो। ये क्योंकि उनका डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच में तो लगातार आपसी खींचातानी चलती है, तो कांग्रेस में सपोर्ट ना होने के कारण इसकी जो है कंटिन्यूएशन या एक्सटेंशन हो नहीं पाया था। 1934 जहाँ तक मेरे को याद है मोटा मोटा, ये तब उसको रिवोक किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये अभी बैठा हुआ है, ज़्यादा बड़ा पिक्चर जियोपॉलिटिकल पिक्चर में खींचूंगा नहीं, ईरान में सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ऑनरेबल डिग्निफाइड एग्जिट होगा कि नहीं, वो कहना बहुत मुश्किल है। मेरे विचार के मुताबिक वहाँ पे वो एस्केलेशन एंट्रैपमेंट में फंस गए हैं, और कोई फेस सेविंग ग्रेसफुल एग्जिट उनको मिलना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही वो एस्केलेट करते जाएंगे वैसा ही वो एंट्रैप और गहरा एंट्रैपमेंट में फंसते जाएंगे। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मेरे विचार के मुताबिक ईरान इसको नहीं देगा। अगर दे देता है वो सरेंडर के बराबर नहीं बल्कि खुले आम सरेंडर हो जाएगा अमेरिका के सामने। ये लास्ट ट्रम्प कार्ड है, और एक ही ट्रम्प कार्ड है इसके पास, और सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखते हुए मेरे विचार के मुताबिक नहीं देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही उपाय है मेरे सोच विचार के मुताबिक कि जेसीपीओ, वो एक्चुअली जेसीपीओ उनका मेन टारगेट है। उससे वो दिखाना चाहते हैं कि कोई बेहतरीन एक डील बनाएंगे। वो बेहतरीन डील क्या है? ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से उसको प्रिवेंट करेंगे। ईरान इज अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। एनपीटी के तहत देश वो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप टू 20% ऑफ एनरिचमेंट वो रख सकते हैं, कर सकते हैं।
तो इनको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा उठाए हैं, आइदर ये एक स्पैरिंग प्रेशर टेक्निक चला रहे हैं या और कोई ड्रामा हो रहा है। एक ड्रामा जो अनदेखी ड्रामा काफी लोगों को दिमाग में अभी काफी टच करता होगा, वो है पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस रेस्टोर स्टेटस को एंटी, यानी कि चाइना को इनडायरेक्टली वो पुश बैक कर रहे हैं और सारे पेट्रोल या जो ऑयल है उसके ऊपर कंट्रोल और सप्लाई के ऊपर काबू करना जी। चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड चल रहा है अभी। क्यूबा में 4115 के करीब करीब आइलैंड है। 4115 में से काफी आइलैंड मेरे रिसर्च के मुताबिक जी। वहां पे चाइनीज लिसनिंग पोस्ट एस्टेब्लिश हो रखा है पिछले कोई सालों से और काफी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इनको पेंटागन के पास रिपोर्ट है, ये लिसनिंग पोस्ट मिलिट्री एक्टिविटीज को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं। साथ ही अभी अगर आपका ध्यान आप ले जाते हैं, पिछले साल 2025 में जी। एक समय था, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आए 20 जनवरी 2025, ऑल्दो उन्होंने कमिटमेंट करके आए थे सारे लड़ाई यूक्रेन वाला लड़ाई खत्म करेंगे, खत्म कर देना। हमास। उस समय डीप स्टेट उनके पीछे ऐसे पड़ गया, एक मजबूरन या खुलेआम उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल का सैंक्शन कराए थे। जिस दिन टॉमहॉक सैंक्शन हुआ था, 7 दिन के अंदर, 7 या बहुत कम समय के अंदर रशिया और क्यूबा के बीच में एक डिफेंस एक्ट साइन हुआ था। सर, डिफेंस पीस एक्ट ऐसा कुछ नाम है। हाँ। और डिफेंस पीस एक्ट का एक पहलू था कि रशिया इज अलाउड टू डिप्लॉय इट्स ऑफेंसिव वेपन ऑन द सॉइल ऑफ क्यूबा। और उसके चंद एक दिनों के अंदर रशिया के कुछ नेवल फ्लीट क्यूबन वाटर्स में देखने आए थे। ये एक सिचुएशन ओपन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है, लेकिन ये जो नेवल वेसल्स उसके सबमरीन आ गए थे, ये 1962 क्यूबन वाला जो क्राइसिस था उसकी बराबर सिचुएशन, बड़ा संघातिक हो गया था। हाँ। और उसी का यही एक बेंचमार्क था जो कि टर्निंग पॉइंट बन गया। यूएसए को मजबूरन उसका जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पिछले 10-20 साल से एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, जी। वो पैटर्न को बदल के उन्होंने रशिया और चाइना को केंद्र बिंदु बना के उन्होंने एक खुलासा दिए हैं। रशिया को इंडिकेट किया गया है कि उसको G8 स्टेटस में रिस्टोर स्टेटस को एंटी कराएंगे, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के साथ री इंटीग्रेट करेंगे और G7 कंट्रीज के साथ उसको G8 मेंबर जो छिना गया था 2014 को वो वापस दिलाएंगे। चाइना को उन्होंने बोला है कि तेरे को जो करना है कर ले ताइवान के साथ, लेकिन अटलांटिक पार करके आप जो मोनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर दखलंदाज नहीं करेंगे। तो इसी सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप शायद मेरे विचार के मुताबिक, ग्रीनलैंड का ऑप्शन चल रहा है, अभी ट्रैक 2 का बात चल रही है, वहां का भी काफी गेम अभी शुरू होने वाला है। ये क्यूबा में शायद उनको एक इजी टारगेट है, यहां आके किसी भी तरह प्रेशर डाल के इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, काफी हद तक उनको ऑलरेडी क्यूबा को काफी खतरनाक परिस्थिति में ला चुका है। उनके पास पावर सप्लाई नहीं है, 24 घंटे में से मुश्किल से 22 घंटे हो रहे हैं, जो गार्बेज है रोड के ऊपर सफाई नहीं हो पा रहा है, स्कूल्स बंद है, हॉस्पिटल बंद है, मेडिकल केयर बिल्कुल ना की बराबर, काफी एकदम प्रिकेरियस सिचुएशन हो रखा है। तो ऐसे हालत में शायद अटेंशन को डाइवर्ट करके ईरान से कोई, चाहे उनको एग्जिट मिले या ना मिले, एक शार्प ब्लंट और यू टर्न, ब्लाइंड यू टर्न लेके हो सकता है एक फिक्टिशियस विक्ट्री अनाउंस करके वहां से वापस आने की कोशिश करेंगे और क्यूबा के अंदर, इसलिए नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। इन्वेड करेंगे, बिल्कुल इन्वेड करेंगे क्यूबा के अंदर। विंग कमांडर आलोक जी, वो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि भाई क्यूबा को लेकर मेरी प्लानिंग पूरी तैयार है और क्यूबा को लेकर हमने रणनीति बना ली, स्ट्रैटेजी बना लिया। क्यूबा वैसे ही एनर्जी क्राइसिस में चल रहा है, वहाँ पर ऑयल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, क्योंकि क्यूबा में मेजरली इलेक्ट्रिसिटी ऑयल से ही तैयार करते हैं। खैर, क्या सिचुएशन लग रहा है आपको, ईरान वाया क्यूबा? विवेक जी कंट्राडिक्टरी खबरें आ रही हैं सुनने को। एक तो ये खबर आ रही है कि ये जो 300 ड्रोन आए हैं, सिर्फ ड्रोन ही नहीं आया है, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन, रशियन न्यूक्लियर सबमरीन एंड रशियन शिप्स क्यूबन तट के पास देखे गए हैं, उनकी एक्टिविटी यहाँ हुई है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो बहुत ही खराब है। मेरी आवाज मिल रही है विवेक जी आपको? आपकी आवाज आ रही है, शायद
सुधाकर साहब सुधाकर को सर प्रॉब्लम तक नहीं जा पा ओके रही है, मैं इसको चेक करा रहा हूं पीसीआर से। आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, मैं चेक करा रहा हूं। ओके सुधाकर सर आपको आवाज मिल हाँ जाएगी, मैं चेक तो करा रहा हूं। एक तो ये खबर, एक तो ये इस तरह की खबर है। दूसरी खबर ये है कि कुछ ही दिन पहले सीआईए के डायरेक्टर जो थे रैटक्लिफ, वो क्यूबा गए हुए थे और बड़ी आश्चर्यचकित ये विजिट हुआ था, सीक्रेट विजिट था। लेकिन बाकी कुछ काफी कुछ उजागर हो गया कि वो आए हैं कुछ प्रपोजल लेकर के क्यूबा के लिए। क्यूबा की जितनी स्थिति खराब है और अमेरिका उसको कुछ प्रपोजल दे रहा है कि आपको हम $100 मिलियन का एड देंगे, बशर्ते कि आप हमारी कुछ शर्तें मानिए और अपने यहाँ कुछ रिफॉर्म्स कीजिए। अमेरिका इस बात से बहुत ही ज्यादा खफा है कि जिस तरह से कट्टरपंथी कम्युनिस्ट शासन वहां पे है, जिस तरह से लोगों की स्वतंत्रता का हनन वहां हो रहा है, वो वहां जी पर उससे बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। और जो एक बॉम्बिंग हुई थी 1996 में, जो फ्री जो अमेरिकन सिटीजन्स थे या अमेरिकन मैक्सिकन्स थे जो वहां से कम्युनिस्ट शासन से भाग करके अमेरिका जाना चाहते थे, उनको जहाज से ट्रांसफर किया जा रहा था। 2 जहाज को उस समय मार के गिरा दिया गया था, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 3 अमेरिकन भी थे, प्योर अमेरिकन। और उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर कार्लोस, वो अभी 92 ईयर्स के हैं। तो अमेरिका चाहता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इतने बड़े हत्या का, जेनोसाइड का चार्ज लगाया जाए। दूसरी बात कि कुछ रिफॉर्म्स करें तो हम आपको फिनेंशियल एड दे सकते हैं। जैसे कि खबरें आई हैं, क्यूबा ने इसको बहुत ही पॉजिटिव ढंग से लिया है। क्यूबा का कहना है कि हम स्वागत करते हैं आपके एड देने का, लेकिन वो रिफॉर्म्स किस हद तक स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ये अभी डिस्कशंस क्यूबा में चलेगा और बातें अभी खुल के कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाएंगी। जबकि क्यूबा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है, मिस्टर रॉड्रिगेज, उनका कहना है कि अमेरिका आगामी दिनों में क्यूबा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए ये बहाने बना रहा है। और ये रिपोर्ट तैयार की गई है कि 300 ड्रोन्स हमने खरीद लिए हैं और अमेरिका पर हम आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। ये बहाना बनाया जा रहा है आक्रमण के लिए, हम बिल्कुल ही हॉस्टाइल नहीं है। और क्यूबा ने यहां तक स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिकन डेलीगेट्स को कि हम आपके लिए जी बिल्कुल खतरा नहीं है, ना हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको कोई खतरा लगता है। जबकि अमेरिका का कहना यह है कि वहां पर वो कम्युनिस्ट सेंटर जो है वो इंटेलिजेंस सेंटर से एस्टेब्लिश हो रहे हैं नहीं, लेकिन और अमेरिका एक की रिपोर्ट सर ये मॉनिटरिंग भी है, की जा रही है। अब क्यूबा बेशक ये बात कहेगा क्योंकि वो एनर्जी क्राइसिस में। एक रिपोर्ट ये भी है कर्नल मैंग चौबे की, आईआरजीसी ऑफिशियल्स और ईरानी ऑफिशियल्स क्यूबा में क्या कर रहे हैं? मैं वहां से लीड लूंगा जहां पर जनरल सुधाकर जी ने छोड़ा था जी और वो बात चल रही थी प्लैट एग्रीमेंट की। तो देखिए, प्लैट एग्रीमेंट में 1934 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। वो इसको रिपील करते हैं, पर रिपील करने में एक चीज छोड़ देते हैं कि लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट होता है ग्वांटानामो बे का। आपने 144 किलोमीटर का जिक्र तो किया था, परंतु हम ये बात भूल गए हैं कि एक ऐसा लैंड मास है जो कि क्यूबा के मेन लैंड में स्थित है। वहां पर केवल फेंसिंग मौजूद है और उस फेंसिंग के उस पार अमेरिका का एक अड्डा बैठा हुआ है। तो उसको इतनी दूर उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। ग्वांटानामो बे उससे सटा हुआ है। ग्वांटानामो सिटी क्यूबा की 21 मील की दूरी पर है इस ग्वांटानामो बे से। तो हम फ्लोरिडा तक तो खैर पहुंच हो सकती है, परंतु बगल में ग्वांटानामो बे बैठा है। तो इस समय डर अमेरिका का यह है कि 1962 में आपको ध्यान होगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। बिल्कुल 14 अक्टूबर सन 1962 के दिन अमेरिका के U-2 प्लेन्स ने साइट किया था कि क्यूबा में रशियन मिसाइल्स जो हैं वो तैनात हो रही हैं। और तैनाती का कारण यह था कि अमेरिका ने तुर्की और इटली में अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय किया था। कोल्ड वॉर की स्थिति थी और ये मिसाइल जो है ये अमेरिका के दरवाजे तक पहुंच गई थी। राष्ट्रपति केनेडी ने 22 अक्टूबर सन 1962 को अपने देश को ये आगाह किया था। ये 13 दिन जो थे अमेरिका के लिए बहुत बहुत खतरनाक थे। दुनिया सोच रही थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है। फैसला ये लिया जाता है कि ये मिसाइल्स वहां से हटेंगे। उसी प्रकार से तुर्की में जो मिसाइल्स डिप्लॉय है वो चोरी छिपे हटाए गए, सिचुएशन को डिफ्यूज किया गया और एक तरीके से क्यूबा मिसाइल क्राइसिस खत्म होता है। अब हम दोबारा से वैसी ही एक क्राइसिस का अवतरण देख रहे हैं, परंतु दूसरे रूप में। जैसा कि विंग कमांडर साहब ने कहा था कि शक यह है कि केवल ड्रोन्स ही नहीं, वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन्स का आना भी हो सकता है। तो ये डर जो है ये अमेरिका को हमेशा सताता रहेगा कि उसके छोर के, उसके तट के पास में
उसका दुश्मन मौजूद है। आपको ध्यान होगा कि इस समय जब यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा था, तो अमेरिका के सीआईए ने डेफकॉन 3 लगाया था। डेफकॉन 3 का मतलब होता है कि हाइटेंड स्टेट ऑफ सिक्योरिटी। डेफकॉन के 5 लेवल होते हैं, 5 में से ये तीसरे लेवल पर आ चुके थे। राष्ट्रपति ट्रंप को सेफ हाउस में ले जाने के लिए कहा गया था, और यह भी कहा गया था कि अमेरिका का ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट नहीं, ईस्ट कोस्ट जो है वो खतरे की जद में है। तो इस समय अमेरिका जो है हालांकि एक्शन ले रहा है ईरान के खिलाफ, लेकिन यह ना भूलिए कि ट्रंप साहब ने एक बहाना दिया था, जब मदुरो को उठाया था तो बोला था अगला टारगेट क्यूबा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इस समय दुश्मनी जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। ट्रंप साहब ने, मेरा मानना यह है कि ही हैज बिटन मोर देन ही कैन च्यू। तो उन्होंने काफी दुश्मन अपने खड़े कर लिए हैं। देखिए किस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होती है। ट्रंप साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय उनके लिए काफी सारे फ्रंट खुले हुए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए बहुत सारे दुश्मन बना लिए, लेकिन क्यूबा का जो फ्रंट है वो वर्नरेबल रहा है अभी तक की हम लोगों के डिस्कशन के मुताबिक, और एक डर रहा है अमेरिका के लिए। अजिताभ सर, डर ये भी है कि अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी, सिविल वॉर को छोड़कर जो उनके घर में ही हो गया था, वो सब दूसरे देशों में घुसकर लड़ी, अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर लड़ी, कभी भी अपने देश के बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ी। तो क्या ये खतरा अमेरिकी बॉर्डर पर दिख रहा है? क्या ये टेंशन है अमेरिका वर्सेस क्यूबा? खत्म होता है या तो किसी दूसरे देश के राइज से नहीं होता है। वो अपनी सुपरमैसी अगर वो सस्टेन नहीं कर पाता है तो नेचुरली उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है। अमेरिका के केस में यही दिख रहा है। जो उसने लंबे समय से अपनी सुपरमैसी बना रखी है, अब उसको वो फाइनेंस नहीं कर पा रहा, फंड नहीं कर पा रहा, उसको मेंटेन और मैनेज नहीं कर पा रहा। तो उसकी जो इमारत है कहीं ना कहीं वो दरकती सी दिख रही है। क्यूबा का अगर आपने कहा तो ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। क्यूबा तो ठहरा उसके बैकयार्ड में भले है, लेकिन जिस तरह से सैंक्शन पे सैंक्शन लगा के वहां पे चाहे वो बिजली की बात करें, पानी की बात करें, खाने की बात करें, जो क्राइसिस अमेरिका ने क्रिएट की है उससे क्यूबा उबरना सालों लग जाएंगे क्यूबा को उबरने में। ये सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप का जो एक गोल्डन डोम बनाने का जो सपना है, ग्रीनलैंड, क्यूबा, वेनेजुएला सारे को कवर करके अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड सेफ अगेन, वो एजेंडा इनका चल रहा है और उसी की तैयारी है। एक नैरेटिव सेट करके क्यूबा पे कब्जा, वो तो ट्रंप कहते रहते हैं कि भाई 51वां तो हमारा राज्य होगा, और ये तो फ्लोरिडा के भाई 145 किलोमीटर के अंदर में है। तो हो सकता है ये बना भी लें, क्योंकि देखिए जो इनके विदेश मंत्री रूबियो साहब हैं वो बेसिकली क्यूबन अमेरिकन हैं। उनके माता पिता दोनों क्यूबन हैं। 1956 में वो माइग्रेट करके फ्लोरिडा आ गए थे, जो कह लीजिए कम्युनिस्ट क्रांति से पहले, और इस तरह से वो रग-रग से वाकिफ हैं क्यूबा से। अब सोचिए जिस तरह का ब्लॉकेड उसने लगा दिया है अमेरिका ने, वेनेजुएला से और मैक्सिको से सबसे ज्यादा उसको तेल और गैस मिलता था, दोनों से अमेरिका ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने बंद करवा दिया। उसकी आधी जो एक तरह से कहिए ऑयल गैस की सप्लाई इन दोनों से होती थी वो ठप पड़ा है। उसके बाद सिर्फ रूस से एक टैंकर इन्होंने, रूस पे भी इन्होंने बैन लगा रखा है, रूस से सिर्फ एक टैंकर आ रहा था, वहां भी उन्होंने एक नियम बना दिया, सैंक्शन लगा दिया कि कोई भी अगर क्यूबा को सप्लाई करेगा ऑयल गैस तो उस पे हम टैरिफ लगा देंगे। एक तरह से ये आर्थिक नाकाबंदी सिर्फ हॉर्मुज में नहीं है, आर्थिक नाकाबंदी क्यूबा में भी कर रखा है उसने। और ये कितने ऐसी नाकाबंदी करेंगे वो, मतलब इसका कोई अंत तो होना चाहिए ना। अमेरिका की चौधराहट कितनी इस तरह से दुनिया सहेगा। यूनाइटेड नेशंस ने खुद इसको क्रिटिसाइज किया है कि क्यूबा के अंदर जो आम जनता पे जिस तरह से सफर कर रही है, उनको जिस तरह से बेसिक नीड्स उनके नहीं पूरे होने दे रहे हैं, ये कहीं भी किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, अमानवीय है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अमेरिका को जो इतनी ऑलरेडी परेशानी में है, तबाही में मैं कहूंगा है, चाहे वो आर्थिक रूप से कहिए, इसका साम्राज्य बिखरने की स्थिति में, फिर भी अगर क्यूबा पे इस तरह का जस्ट बिकॉज कि किसी एक एक्सियोस जैसे मीडिया ने कुछ ऐसी रिपोर्ट की है, सीआईए के डायरेक्टर खुद वहां जा रहे हैं,
और सारी चीजें बातचीत हो रही है, बातचीत भी हो रही है उनसे, ऐसा नहीं है। और क्यूबा ने इनकार भी नहीं किया, मिनिमम उनको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार रखने का तो हक हर देश को है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कहता है। तो अगर थोड़ी देर के मान भी लिया जाए कि 300 उनके पास ड्रोन आ गए फॉर दैट मैटर, तो क्या वो अमेरिका के लिए, मतलब अमेरिका की बर्बादी का वो कारण बनेंगे? नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इतने हथियारों से वो अमेरिका के लिए बर्बादी का सबब बन सकते हैं। यही बात ईरान को लेकर कही जा रही थी अजिताभ सर, क्या ईरान अमेरिका के सामने टिक पाएगा? और 40 दिन की लड़ाई, 40 दिन की सीज फायर के बाद रिजल्ट हमारे सामने है। अमेरिका रेस्पेक्टफुल एग्जिट चाहता है, बाइज्जत बरी होना चाहता है ईरान के मामले में, लेकिन वो सिचुएशन बहुत अब आउट ऑफ कंट्रोल है, अमेरिका के हाथ से भी बाहर है चीजें। अब मैं सुधाकर सर, मेरा सवाल ये, क्या ईरानी तरीके से, क्योंकि ईरान के तरीके को आज चाइना भी स्टडी कर रहा है और इस दुनिया के कई देश स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को हैंडल किया वॉर के दरमियान और अभी भी कर रहा है, क्या इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ईरान एंड रशिया क्यूबा अमेरिका से भिड़ सकता है, या अमेरिका अगर क्यूबा पर हमला करे तो क्यूबा सस्टेन कर सकता है इस वॉर को? विवेक, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हमें देखना पड़ेगा कोल्ड वॉर 1.0 और कोल्ड वॉर 2.0 में चंद एक चीज़ें खास अंतर है जब लड़ाई का बातचीत करते हैं आप मिलिट्री साइंस के मुताबिक। लेकिन ये यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। एक चीज़ उभर के आ रहा है, पर्टिकुलरली कोल्ड वॉर, ये दोनों का एक कॉमनैलिटी फैक्टर है। क्या है कॉमनैलिटी फैक्टर? कि वो डायरेक्टली, जो दो ग्लोबल पावर होते हैं या सुपर पावर होते हैं, डायरेक्टली मुठभेड़ नहीं करते हैं, प्रॉक्सी के माध्यम से करते हैं। आप अफगानिस्तान की बात करिए, आप कोई भी देश का, अभी जो यूक्रेन हो रहा है, अभी आप ईरान एक किस्म का प्रॉक्सी है, चाइना के लिए प्रॉक्सी है, और वो लड़ाई चल रही है अभी। और इसी तरह क्यूबा भी एक प्रॉक्सी की लड़ाई होने जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये कहना सही नहीं होगा कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर या बड़े सारे जो ग्लोबल पावर है, रशिया चाइना मिलके ये इसको कन्फ्रंट करेंगे। लेकिन ये जरूर सही होगा ये कहना कि आज के दिन में अमेरिका का जो थ्रेट परसेप्शन है ये काफी सालों से बदलते जा रहा है। पर्टिकुलरली कोल्ड वॉर 2.0 में ये देखा गया है कि जियो इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करते हुए चाइना धीरे धीरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अलग अलग नाम से, आजकल वो नया नाम दिया है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव, कलेक्टिव सिक्योरिटी, वो अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। अभी लेटेस्ट उनका जो यूसेज है, अभी जो चीन में ट्रंप और इनका विजिट हुआ था, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन। वो कोऑपरेशन की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप कन्फ्रंटेशन की बात कर रहा है, वो कह रहा है मैं सुप्रीम हूं, सुपर पावर। तो इसके बीच में ये जो टकराव है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, ये इतना जल्दी शिफ्ट नहीं होगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितने भी जोर लगाए। वो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि मोनरो डॉक्ट्रिन को रिवाइव करने के लिए। मोनरो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि कंप्लीट अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ये उनका मोनरो साहब ने ये बनाया था 1821 या 1821 के आसपास। तो वो कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के बीच में ये एक समझौता हुआ था। यूरोप टाइम टू टाइम आके कॉलोनाइज करते थे अमेरिका के ऊपर, छोटे छोटे देशों को कब्जा करते थे। तो उनको रोकने के लिए ये बताया गया था अंडरस्टैंडिंग कि अटलांटिक के पश्चिम की तरफ जो चीजें हैं ये अमेरिका की हिफाजत में छोड़ दीजिए, आप बताइए, हम आपके तरफ नहीं जाएंगे, आप इस तरफ मत आइए। तो उसको वो रिवाइव करना चाहते हैं। और अभी अगर 2025 नवंबर फर्स्ट वीक का जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आप बारीक निगाहों से पढ़ेंगे, वो क्लियरली यही कह रहे हैं, चाइना को भी कह रहे हैं, रशिया को भी वो बोल रहे हैं कि आपको जो करना है कर लो, लेकिन अब अटलांटिक पार करके या अटलांटिक के पश्चिम की तरह हमारा जो मोनरो डॉक्ट्रिन पहले होता था, इसके ऊपर आप दखल अंदाज मत करिए या इंटरफेयर मत करो। इसलिए यहां तक उन्होंने, अभी देखो ना ताइवान का क्या हुआ है। ताइवान का प्रेसिडेंट पिछले साल विजिट के लिए आते थे, हर साल वो आते हैं प्रेसिडेंट। पहली बार यूएसए ने ताइवान प्रेसिडेंट का विजिट जो है न्यूयॉर्क या कहीं जा रहे थे फ्लोरिडा, उसको रोका गया है। शायद ये इट इज नॉट कॉट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो लड़ाई होगी ये धीरे धीरे होगा।
यहीं पे करेक्शन दे देता हूं, मेरे पास बोलते ही मैसेज आ रहा है। हाँ, हाँ। प्रेसिडेंट साहब गए हैं अभी माडागास्कर, सेशल्स, उन्होंने मना किया था, अफ्रीका की तरफ गए हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हो। उन्होंने वो रूट को क्लासिफाई करके रखा था, डिस्क्लोज नहीं किया था, अभी विजिट करके आ गए हैं। ये अमेरिका की तरफ से प्रेशर था, चाइना की तरफ से भी प्रेशर था, जी और वो विजिट सक्सेसफुली करके आ गए हैं। निचोड़ में यही मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई एक लंबा किस्म का प्रॉक्सी वॉर होने जा रहा है। जी। वो अपना बैकयार्ड को वो सिक्योर करना चाहता है। और जैसे हमारे जो लेकिन क्यूबा शुरू होगा, ये आप कह क्यूबा, रहे इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ एक जी लाइन जोड़ना चाहता हूं जी सर। विवेक, आपकी इजाजत है। जी सर। जो सवाल आपने पूछा था, आज के दिन में क्यूबा के अंदर हिजबुल्ला, हमास और आईआरजीसी सिर्फ मौजूद नहीं है, इनकी ऑफिसेस आर एग्जिस्टिंग। इनका कम्युनिकेशन डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है, ना केवल ईरान से, बल्कि जो प्रॉक्सीज के लोकेशन है साउथ ऑफ लेबनान जो हिजबुल्ला है, और जो हमास का ऑफिस है आज के दिन में गाजा स्ट्रिप में, इनके ये ऑफिस से कांटेक्ट है। तो ये सारे चीजें जो है वो फैल चुके हैं और काफी खतरा बढ़ते जा रहा है। यही नुमाइंदे वेनेजुएला में ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, वहां पे काफी तादाद में रिपोर्ट किए गए हैं। और इनमें से छोटे छोटे टोली 5 से 6 लोग अमेरिका के जो मेन लैंड है, हिंटरलैंड के अंदर ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुके हैं। जी मोल्स को और स्लीपर सेल्स क्रिएट हो चुका है, और अमेरिका को तोड़ने का प्रयास अभी से शुरू हो गया। ये जो पेट्रोल पंप्स का रिपोर्ट कल आया था मीडिया में जी कि साइबर अटैक हुआ है इन्हीं के जरिए से। और लास्ट पॉइंट यही मैं कहना चाह, आप जो डाटा दिखा रहे थे कि ड्रोन के जरिए से 4000 5000 किलोमीटर, ये तब कामयाब होगा। सिर्फ एक ही ड्रोन सिस्टम में इतना लॉन्ग डिस्टेंस आज के दिन में कवर होता है, वो रिपर MQ-9। मेरे सोच समझ के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, ये ड्रोन्स को कामयाब बनाने के लिए उनको ऑपरेशन स्पाइडर वेव, जैसे यूक्रेन रशिया के खिलाफ किया था, जी अंदर पेनिट्रेट किए थे, 4500 5500 किलोमीटर अंदर जाके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किए थे। ये इसकी प्रयास चल रही है, जो वो खुलासा नहीं करना चाहते हैं। उनके पास CIA के पास रिपोर्ट है, होमलैंड सिक्योरिटी के पास रिपोर्ट है। जी इनका सुपर सेल्स अभी थोड़े ही दिन में धीरे धीरे खुलासा होगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया सर आपने। आलोक जी के पास जा रहा हूं। क्या ईरान ने एक तरीका बता दिया है दुनिया को कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को कैसे हैंडल किया जाता है? क्या एक रास्ता दिखाया है? आलोक जी। विवेक जी, ये निश्चित है कि अमेरिका का जो यहाँ पर प्रेशर था उसको डिफ्यूज करने के लिए और अमेरिका को घेरने की तैयारी ये ईरान और चीन और रूस तीनों मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को कंट्रोल करना है पड़ेगा, ये तीनों ने मिलकर अब समझ लिया है। तो ये एक प्रयास उनका हो सकता है। और जनरल सुधाकर साहब ने जो बोला, बहुत मार्के की बात बोली है, क्योंकि मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ये ट्रंप के जो डेलीगेट्स आए हुए थे, उन्होंने जो पैकेज का ऑफर दिया है, उसमें एक ऑफर ये भी है रिफॉर्म्स के साथ साथ कि आप स्टारलिंक को अपने यहाँ अनुमति दीजिए, स्टारलिंक हम एस्टेब्लिश कर देंगे, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म हो चुका है, इंटरनेट, वो हम बहाल कर देंगे। इसके जरिए वो वहां के पूरे कम्युनिकेशन सेंटर को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, ताकि वहां जो गतिविधियां हो रही हैं उसको वो अपने निगरानी में रख सके। जासूसी की जा सके, तो ये अमेरिका को जासूसी करना चाह रहे हैं। जी 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 जी। तो ये अमेरिका जो है, ये वहां पर डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेटिक चैनल्स काफी तेज एक्टिव हो गए हैं। और CIA का डायरेक्टर क्यूबा जैसे देश में जाएगा, वो भी ओपनली जाए और जाकर के वो बात करे, तो बातें तो कुछ बन रही है, कुछ ब्रूइंग अप हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेकिन वो किस हद तक होगा, और मुझे नहीं लगता है कि ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, प्रेशर है, वो इससे बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो पाएगा, क्योंकि क्यूबा में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर भले ही उसको हथियार बनाया जाए, अमेरिका के खिलाफ वो कोई भी वार लॉन्च करने या कोई भी नहीं अटैक लॉन्च करने की, अटैक लॉन्च करने की भी स्थिति में अभी नहीं है वो। बेशक आपकी बात सही है कि भाई क्यूबा एक बहुत कमजोर देश है। ये अगर इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें, रशिया यूक्रेन वॉर पर अप्लाई करें, तो हम क्या सोचते थे कि भाई, आप लोग नहीं सोचते हो, चूंकि आप लोग इस फील्ड से आते हैं, मेरा ये मानना था कि महीने 2 महीने में यूक्रेन निपट जाएगा। ईरान अमेरिका वॉर में कि अमेरिका इजराइल एक साथ आ गए तो ईरान हफ्ते 2 हफ्ते में निपट जाएगा, और यही एंटीसिपेट ट्रंप भी कर रहे थे, नेतन्याहू भी कर रहे थे। तो क्या क्यूबा के प्रोस्पेक्टिव में ये बातें अप्लाई नहीं होती हैं? नहीं विवेक जी, बहुत ही अलग स्थिति है। जो वहां था यूक्रेन में था और क्यूबा में बहुत ही अलग परिस्थिति है। यूक्रेन एक डेवलप्ड नेशन था, काफी ज्यादा उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, क्षेत्रफल उसका आप देखिए कितना बड़ा है यूक्रेन का, यूरोप के सबसे बड़े देशों में उसकी गिनती होती है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो और उसके अलावा
उसको बैकयार्ड से बिल्कुल बॉर्डर्स उसके यूरोपियन कंट्री से मिलते हैं, तो उसको काफी एक्टिव सपोर्ट मिला। क्यूबा को एक्टिव सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, वो बिल्कुल अमेरिका के बैकयार्ड में सटा हुआ है। जब तक कि वहां पर सपोर्ट आने के लिए एरियल रूट से या नेवल शिप्स आएंगे तो उसकी घेराबंदी अमेरिका सक्षम तरीके से कर पाएगा। और क्यूबा अभी बहुत ही बुरी स्थिति में है। वहां पर जो तैयारियां चल रही है युद्ध की, वो वियतनाम वार के मॉडल पर हम कैसे लंबे समय तक गुरिल्ला वार लड़ें, इसकी ट्रेनिंग वहां के नागरिकों तो को दी जा वही रही है। ईरान फॉर्मूला ही हो गया वो एक तरह से। जी। हाँ, तो ईरान तो असिमेट्रिक थोड़ा वॉरफेयर, ज्यादा असिमेट्रिक स्थिति में है। वॉरफेयर, असिमेट्रिक वॉरफेयर के जी। पॉइंट ऑफ व्यू से वो जी। सामना करना चाहता है। कर्नल मयंक चौबे जी। जी विवेक, एक इंपॉर्टेंट चीज थी जब जनरल सुधाकर बोले थे, मेरा ध्यान गया था उस तरफ, और वो था कि थिंक टैंक की स्टडीज। तो मेरा ध्यान गया था जून 2009 कार्नेगी फाउंडेशन ने एक स्टडी की थी रजीम चेंज इन ईरान के ऊपर, और आप देखेंगे कि उसमें जो 5 स्टेप्स थे, हम आज उसके चौथे स्टेप पर मौजूद हैं। तो अमेरिका की जो पॉलिसी होती है, मैंने देखा है कि बहुत कुछ गवर्न होती है उनके थिंक टैंक की स्टडी, एनालिसिस और उसकी रिपोर्ट पर। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि आखिर क्यूबा को लेकर उनके थिंक टैंक्स ने क्या कहा है। तो काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस जो है, सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशंस, CFR जो है, वो क्यूबन और अमेरिका के रिलेशंस को बहुत डीपली स्टडी करता है। और उसने 1959 जब से फिदेल कास्ट्रो रूज आए हैं वहां पर क्यूबा में, तब से लेकर अब तक क्यूबा और अमेरिकन रिलेशंस को स्टडी करना शुरू किया है। उसकी स्टडी को ऑगमेंट करता है CSIS की एक स्टडी को। CSIS की स्टडी जो है वो ये कह रही है कि अगर क्यूबा में कोई क्राइसिस होती है, रेजिम चेंज होने की स्थिति बनती है, फूड क्राइसिस होती है, फ्यूल क्राइसिस होती है, लोगों में तनाव बढ़ता है, लोग खड़े होते हैं सरकार के खिलाफ, तो देश में क्या होगा। तो मेरा मन ये करता है कि मैंने इन दोनों स्टडीज का और गहन विश्लेषण करूं, क्योंकि इस समय जो हो रहा है वो बहुत कुछ इन स्टडीज के आधार पर चल रहा है। तो अगर किसी को इस समय क्राइसिस को स्टडी करना है तो इन दो थिंक टैंक्स की स्टडी को पढ़े और फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये स्थिति बहुत ही क्लियर होती नजर आएगी। जैसे कि कार्नेगी फाउंडेशन की जून 2009 की जो रिपोर्ट थी ईरान के रजीम चेंज को लेकर, तो वैसे ही अमेरिका जो है वो बहुत कुछ अपने थिंक टैंक की स्टडी, बस शराफत उनकी ये है कि अपनी स्टडी को वो ओपन डोमेन में डाल देते हैं और हम जैसे अनपढ़ लोग जो है उसको पढ़ लेते हैं। तो आप अगर स्टडी करना चाहते हैं कि इस समय क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, तो ये रिपोर्ट जो है बहुत कारगर सिद्ध होंगी, क्योंकि अमेरिका एक कॉपी बुक फैशन पे काम करता है। अमेरिका जो है ऐसा नहीं है कि उसने कोई युद्ध जीता है, मेरे ख्याल से आज तक कोई युद्ध उसने जीता भी नहीं है, नहीं जीता जहां बिल्कुल। क्या है अपनी मुंह की खाई है। जी जी, लेकिन क्या ये जिस स्टडी का जिक्र कर रहे हैं आप, बेशक मैं इसको स्टडी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके हिसाब से आप इस समय का सिचुएशन क्या देख रहे हैं? इस समय का सिचुएशन वही हो रहा है जैसा कि स्टडी में लिखा हुआ है। मैं उसको वैसे ही स्टडी कर रहा था, इससे मैं खास तौर से CSIS की स्टडी। तो फिर इसका अगला स्टेप क्या होगा ईरान में रिजीम चेंज को लेकर, जिसमें आपने कहा कि थर्ड स्टेज पर है अभी? इंटरेस्टिंगली अमेरिका के 4 थिंक टैंक्स जो हैं इन क्राइसिस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और हर थिंक टैंक का एक अपना सोच है। तो CFR ने एनालिसिस की है पूरी हिस्ट्री को लेकर, CSIS ने देखा है कि अभी रिसेंट पास में अप्रैल 2026 की उसकी एक रिपोर्ट है। उसके बाद में जैसे जैसे ब्रुकिंग्स की स्टडी है, वो बहुत ही डिप्लोमेटिकली केस को रिजॉल्व करना, बायलैटरल टॉक्स को आगे बढ़ाना, किस तरीके से बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती है, उसके ऊपर बात कर रहा है। तो इस समय देखने वाली बात है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स किस स्टडी को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे जी। बट देन सब चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखेंगे तो दिखेगा कि बहुत कुछ जो है हमारे सामने अनफोल्ड होता दिखाई दे रहा है, जैसा कि लिखा गया है। जनरल सुधाकर कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? जी सुधाकर सर। हाँ विवेक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो सर प्लीज सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हमारे फौजी ऑफिसर्स इतने पढ़ते हैं। मयंक साहब काफी गहरा चीज बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक आप अगर गहरा स्टडी करेंगे सेंट्रल यूरोप की तरह और मिडिल ईस्ट की तरफ, ये कहीं ना कहीं वो हाईजैक हो रखा है। और सेंट्रल यूरोप की तरफ देखेंगे, ये जेम्स बेकर सेक्रेटरी USA, ये गए थे मिखाइल गोर्बाचोव को मिलने के लिए 9 फरवरी 1991 मेरे ख्याल से 91 को आमने सामने बात हुई थी। और उनका जो कमिटमेंट दिया था, नॉट एन इंच ऑफ द स्फीयर ऑफ NATO इन्फ्लुएंस विल एक्सपेंड टू द ईस्ट,
इसके साथ उनका जो डीप स्टेट है, उन्होंने एक कमिटमेंट ले रखा है। उस तरफ का ऑपरेशन बोलते हैं कि ऑपरेशन यूनिलैटरलिज्म। 1991 के बाद ये एक क्लासिफाइड ऑपरेशन है। तो उसका उसका मीनिंग ये है, अगर किसी को पकड़ में आ जाएगा, वो जैसे कि मयंक साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो ओपन डोमेन में डालते रहते हैं, ठीक है, छोटा छोटा पीसेस में, पीस मेल में। वो कहता है कि यूनिलैटरलिज्म मतलब अमेरिका का जो डोमिनेशन है या नाटो का इन्फ्लुएंस है, ये जी। अभी जहां तक सीमित है, ये व्लादिवोस्टोक तक उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और व्लादिवोस्टोक के बाद आगे जाएगा बेरिंग स्ट्रेट की तरह। मतलब कंप्लीट रशिया जो है एक नाटो का हिस्सा बनेगा। अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि गहरा स्टडी नहीं है। इसी तरह अगर मिडिल ईस्ट में आते हैं, 1997 में, 96-97 एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ये इसको खुलासा नहीं हुआ है। कभी कभार कोई अगर डील करते समय सर्विस के टाइम कोई पढ़ा होगा, मैं भी इसी तरह कहीं पढ़ा था उसको, तो उसको बोलते हैं क्लीन ब्रेक। तो क्लीन ब्रेक जो है वो कहता है ये जो नेतान्याहू अभी ड्रामा कर रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या कर रहा है वो? ग्रेटर इजराइल, पैलेस्टाइनियंस के लिए टू नेशन थ्योरी डज नॉट एग्जिस्ट एज पर दैट डॉक्यूमेंट। इसलिए आप देखे होंगे छुपा रस्तम कुछ पैलेस्टीनियंस को क्लासिफाइड फ्लाइट्स में साउथ अफ्रीका में भेजे गए हैं। करीब 1,500 पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका गुस्सा हो रहा है कि बिना वीज़ा, बिना परमिशन आप ऐसे ला के लैंड करते हो। और इसी तरह जो सोमाली लैंड है वहाँ को भी भेजने की प्रयास कर रहे हैं। इनका कोशिश ये है, ये जो मिडिल ईस्ट का ड्रामा है वो चलते रहेगा, लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, चाहे अलग अलग नाम से आप बोलते रहिए। मैं कहता हूँ माओ द ग्रास, हर 5-6 महीने में गोलाबारी होगा, फायरिंग होगा, प्रॉक्सीज को थोड़ा सा दबाव में डालेंगे, ईरान को भी ठोकते रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म होगा जी। नहीं जब तक वो क्लीन ब्रेक नहीं होता है। बस दैट्स ऑल। नहीं, मैं अजिताभ जी से सवाल लेना चाहूंगा। मैं विदेश नीति की बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति का बहुत बड़ा कायल तो नहीं हूं, और जिस तरह से उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करके एक इंटरनेशनल क्राइसिस की शुरुआत की है, पूरी दुनिया में रिसेशन की बात की जा रही है, आर्थिक मंदी की बात की जा रही है, और इसके बाद अब क्यूबा और बाकी देशों, कनाडा को 51st स्टेट बता देना, तो ये बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि आखिरी राष्ट्रपति होंगे, इसके बाद अमेरिका का भी बाल्कनाइजेशन हो सकता है। अजिताभ जी। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। देखिए विवेक जी, ये बेसिकली अमेरिका की जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति, कहीं ना कहीं वो चाइना को compete कर रहे हैं इसमें। उनकी पद्धति भले अलग हो, ये आइडियोलॉजिकल वार आप देख लीजिए। क्यूबा में एक कम्युनिस्ट शासन रहा है और कम्युनिस्ट से आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस लोग रहे हैं। धीरे धीरे उसको तोड़ के जो अमेरिका की कैपिटलिज्म है उसकी ओर तोड़ने की भी कोशिश हो रही है। अभी जैसे $100 मिलियन का इन्होंने जो ऑफर किया है, दूसरी बार उसको रिपीट कर रहे हैं, ये उसको भी वो दे रहे हैं। कैथोलिक जो चर्च है उसके थ्रू वो जाएगा और उसमें भी कई कंडीशंस लगे हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से वो अपनी एक तरफ आइडियोलॉजिकल जो कहते हैं उसको तोड़ने की कोशिश। कोई कंपैरिजन नहीं है। ईरान की टोपोग्राफी देखिए, ज्योग्राफी देखिए, इतना बड़ा वो है और उसके सामने क्यूबा तो बहुत छोटा है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन सिर्फ 96 लाख लगभग इसका पॉपुलेशन है, लगभग इजराइल के बराबर कह लीजिए। ईरान का तो 9 करोड़ का पॉपुलेशन है, इसका 1 करोड़ भी नहीं है। तो कोई कंपैरिजन ना वहां पे टेक्नोलॉजिकली है, ना कोई फाइनेंशियली इतना वीक हो गया है सैंक्शन की वजह से। अब सोच लीजिए पिछले 4 महीने से, दिसंबर से अमेरिका ने उस पे सैंक्शन लगाया है, उसकी वजह से पूरा वहां इलेक्ट्रिक क्राइसिस, बेसिक की बात कर रहा हूं, 65% क्यूबा का हवाना जो कैपिटल है ब्लैकआउट हो गया। ये उसकी हालत है कि वो अपने को नहीं समझ, खाने के लाले पड़े हैं और वो युद्ध की बात कर रहा है। और अमेरिका इस तरह के नैरेटिव को सेट करके कोई तुलना नहीं है। बेसिकली मतलब आप ये कह रहे हैं अजिताभ जी, ये नैरेटिव अमेरिका सेट कर रहा है, इसी नैरेटिव को सेट करते करते एक दिन क्यूबा में घुस जाएगा और बोल देगा कि भाई ये लोग जो है ये हमारे लिए खतरा बन रहे थे। बिल्कुल यही है। नहीं, खतरा नहीं। देखिए, ये तो अगर अमेरिका चाहता तो जैसे वेनेजुएला को किया 48 घंटे में क्यूबा को कभी भी कर सकता है। ये आज तक अमेरिका की मेहरबानी है कि उसने क्यूबा को छोड़ रखा है, नहीं तो कोई बड़ी बात अमेरिका के लिए नहीं है। लेकिन अमेरिका अपने आप अब फंसता जा रहा है और चीन का खेल में रूस को इन्होंने फंसा के तो रखा हुआ यूक्रेन में। लेकिन मुझे लग रहा है क्यूबा के खेल में भी प्रोपेगेंडा की तरह यहां पर अमेरिका को फंसाने की कोशिश चल रही है वाया
रशिया, चाइना एंड ईरान, ये एक थ्योरी हो सकती है। माफी चाहूंगा सर, आज समय इतना ही, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।